अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं हूं भाई। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है यूक्रेन वांट्स इंडिया टू लीव रशिया फ्रेंडशिप। विल इंडिया डू दिस? प्रशांत अमर की वीडियो। भाई साहब, ये यूक्रेन वाला भी मुझे तो फिर पप्पू ही लग रहा है। कोई समझ नहीं खुल के आ रही। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप सबको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के विदेश मंत्री बहुत ही जल्द भारत में आएंगे और भारत में आने से पहले इन्होंने इंडिया के लिए एक वीडियो भी करी थी रिलीज। बाय द वे, ये जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी इसको 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है, 14 लाख लोगों ने देखा है। जब से मैं स्टडी आईक्यू में आया हूं, आपका प्यार, आपकी अप्रिसिएशन कई गुना बढ़ गई है। सो थैंक यू फॉर दैट। सो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत में आएंगे, ये अब भारत में आ चुके हैं और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इनका वेलकम किया है। मुझे पता नहीं कि इनकी मीटिंग, यूक्रेन के विदेश मंत्री की मीटिंग पीएम मोदी से भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी अभी बिल गेट्स के साथ जरा बिजी हैं। बट जयशंकर साहब के साथ यूक्रेन के मिनिस्टर ने डीप एंगेजमेंट करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन ऑफिशियल्स, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं वेरियस टॉपिक्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि इस मीटिंग के बाद ना यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा भारत को। इन्होंने ये कहा कि देखो, भारत और रूस के जो रिलेशंस हैं ये एक पुरानी सोवियत लेगेसी पर बेस्ड है और ये लेगेसी अब भाप बन के उड़ रही है, इट इज इवेपोरेटिंग। और इन्होंने ये कहा है कि नई दिल्ली को, मतलब इंडिया को, फिर से सोचना चाहिए और अपना जो स्टैंड है ये कीव के साथ रखना चाहिए। मतलब कि यूक्रेन का समर्थन करना स्टार्ट कर दो। इंडिया रशिया रिलेशंस का फ्यूचर कुछ बचा नहीं है। फ्यूचर में तुमको वेस्ट के साथ ही खड़ा होना है, तो बाय डिफॉल्ट अपने रिलेशंस यूक्रेन के साथ इंप्रूव करो, रशिया तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, इसको हमें कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना होगा कि क्या ये सच है कि भारत और रूस के रिलेशंस काफी हद तक सोवियत लेगेसी पर ही बेस्ड हैं और अब ये इवेपोरेट कर रहे हैं, भाप बन के उड़ रहे हैं। इज इट ट्रू? वेल, सबसे पहले आपको समझना होगा कि रशियन फेडरेशन जो आज के समय एक कंट्री है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आज का वर्ल्ड मैप है, ये यहाँ पे है रशियन फेडरेशन, ये हमारा प्यारा भारत है। और यूएसएसआर जो 1991 से पहले एग्जिस्ट करता था, दोनों में फर्क क्या है ना? ये रशियन फेडरेशन, ये था यूएसएसआर। यूएसएसआर अपने आप में दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति थी। रशियन फेडरेशन को क्या मैं एक महाशक्ति कह सकता हूं? देखिए, मिलिटरली बिल्कुल ये स्ट्रांग है, मगर इकोनॉमिकली रशिया की इकोनॉमी बहुत पीछे हो चुकी है। आई मीन, इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, इंडिया कई गुना ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है ग्लोबल इकोनॉमी पर कंपेयर टू रशियन फेडरेशन। यूएसएसआर ऑल टुगेदर एक अलग ही बीस्ट था। यूएसएसआर की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे थे, स्पेस की एक्सप्लोरेशन में यूएसएसआर एक अलग ही लेवल का चैंपियन था। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को अंतरिक्ष में यूएसएसआर ने भेजा था। वेराज आज के समय रशियन फेडरेशन ना मून पर एक लैंडर भी नहीं उतार पाया। रिसेंटली आपने देखा होगा लूना 25 किस तरीके से क्रैश कर गया, वेराज चंद्रयान 3 ने एक सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी। तो यूएसएसआर और रशियन फेडरेशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यूएसएसआर अपने टाइम में आप कह सकते हैं दुनिया का एक लॉयन था, जियोपॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं इट वाज अ लॉयन कंट्री। और यूएसएसआर ने देखो भारत के लिए बहुत कुछ किया था। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर के केस में काफी बार यूएसएसआर ने, जो उस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर हुआ करता था, उसने वीटो पावर का यूज किया था भारत के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग 1951। आज के समय व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशियन फेडरेशन के, एक बार को वो खुल के कह देते हैं कि ताइवान चाइना का पार्ट है, मगर पीओके को लेकर ऐसी स्टेटमेंट वो नहीं देते। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो भारत के आज के समय जो मेजर सेक्टर्स हैं, स्टील के, डिफेंस के, रेलवेज के, जो मॉडर्न इंडिया को हमने बिल्ड किया है, उसमें सोवियत यूनियन की एक्सपर्टीज, उनकी एडवाइस, काफी जगह तो लिटरली उनके एक्सपर्ट्स यूएसएसआर से इंडिया में आकर हमको गाइड करते थे कि आपको यहाँ पे फैक्ट्री बनानी है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दे हेल्प्ड अस अ लॉट टू बिल्ड द मॉडर्न डे इंडिया। और कई बार तो देखिए जब भारत में अनाज की कमी होती थी ना 1970s में,
तब यूएसएसआर ने कई बार हमको अनाज भी भेजा था। आज भी आपको पता होगा रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ग्रेन का। हालांकि सैंक्शन लगे हुए हैं, वो इशू और है, मगर रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ग्रेन का। और ये सब बातें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में जब हम यूएसएसआर के बारे में सोचते हैं तो सीधा माइंड में आता है 1971 वॉर, यूएसए हम पे अटैक करने वाला था, यूएसएसआर ने हमको बचा लिया और उसी वजह से हमने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बना दिया। बिल्कुल ये हुआ था, मगर यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूएसएसआर ने इससे कई गुना ज़्यादा भारत के लिए किया था। अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछे इंडिया की कंप्लीट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन था, तो मैं यूएसएसआर कहूँगा। मगर मॉडर्न कंटेक्स्ट में 2024 में यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता। कड़वी सच्चाई ये है कि 1991-1992 में यूएसएसआर टूट के बिखर गया था और उसके बाद जो रशियन फेडरेशन उभर के आया है, उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी डिफरेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़, ग्लोबल एम्बिशंस काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी इंडिया रशिया के लिए एक ऑयल का बायर है, डिफेंस इक्विपमेंट का बायर है, मगर रशिया आज के समय कई गुना ज़्यादा अलाइंड है चाइना के साथ रादर देन इंडिया। और ये कड़वी सच्चाई देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बार बार भारत को याद दिलाई है इंडिया में ही खड़े होकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है यूक्रेन टर्न्स इंडियाज अटेंशन टू डीपनिंग रशिया चाइना टाइज। यूक्रेन कह रहा है इंडिया को कि आप कृपया करके रशिया और चाइना के जो गहरे होते हुए रिलेशंस हैं इनको देखिए, आपको पर्टिकुलर अटेंशन देनी चाहिए। उसी के हिसाब से अपनी विदेश नीति में जो आपको बदलाव लाने हैं वो आप लाइए ना। बिल्कुल देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट, फिलीपींस के अगेंस्ट, वियतनाम, जापान, इन सब कंट्रीज के अगेंस्ट, इवन ताइवान के अगेंस्ट, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और उससे बड़ा कंसर्न मैं कहूँगा ये है कि रशिया इसको लेकर बिल्कुल चुप है। जब गलवान वैली इंसिडेंट भी हुआ था ना, तब रशिया ने एडमैक्स यही कहा था कि हम चाहते हैं दोनों साइड शांत हो जाए, सिचुएशन थोड़ी काम हो जाए, जबकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियरली इंडिया के साथ खड़ा हुआ था और इंडिया को सपोर्ट किया था गलवान वैली इंसिडेंट के दौरान। तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कि हमें यूक्रेन की आवश्यकता है इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या चाइना एक इतना बड़ा फैक्टर है कि इसकी वजह से इंडिया रशिया के हिस्टोरिक रिलेशंस जो यूएसएसआर के टाइम से चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी, रशियन फेडरेशन चाहे जैसा भी है, ये सक्सेसर है यूएसएसआर का। जो लोग यूएसएसआर संभालते थे उन्हीं के बच्चे आज के समय रशियन फेडरेशन संभाल रहे हैं। ऑल्दो वो लोग काफ़ी डिफरेंट है, उनके पास पावर काफ़ी कम है, इकोनॉमी काफ़ी कम है। बट ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही मुश्किल सवाल है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं इन्हें कैसे आगे बढ़ाएं। तो यूक्रेन के विदेश मंत्री जो भी यहाँ पर कह रहे हैं, मैं कंप्लीटली ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। हालांकि मुझे एक बात यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, एक मेजर चेंज इस पूरी इक्वेशन में आ सकता है ब्रिक्स करेंसी के बनने से। मैं आपको बता नहीं सकता कि ब्रिक्स करेंसी का जो प्रपोजल है, जो R5 करेंसी, जो जिसका प्रपोजल आज के समय काफ़ी हद तक चर्चा में है, रशिया इसको प्रमोट कर रहा है, चाइना प्रमोट कर रहा है कि इंटरनली जो ट्रेड है ना, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में होता है यूरो से, हम लोग करेंगे ब्रिक्स करेंसी में। अगर ये करेंसी सक्सेसफुल हो गई, दिस विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर। क्योंकि देखो, मैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए कंट्री, मगर इकोनॉमिक सेंस में इस पर्टिकुलर केस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ब्रिक्स करेंसी ट्रेड रिलेशंस रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इंडिया, चाइना, रशिया के बीच में, और इससे ट्रूली डॉलर को एक बड़ा चैलेंज मिल सकता है। क्वेश्चन यही है कि इंडिया जो आज के समय इस प्रपोजल को स्टडी कर रहा है कि ब्रिक्स करेंसी को हम अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, क्या हम ब्रिक्स करेंसी को लेकर कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी में डोमिनेशन चाइना की करेंसी युआन की ही होगी, या चाइना कहीं ना कहीं से वहाँ पे डोमिनेटिंग अपना स्टांस रखेगा। और बहुत ही जल्द पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट बनने वाला है, तो इन द फ्यूचर जब ये करेंसी बनेगी तो पाकिस्तान भी इसको यूज़ कर पाएगा। तो ये एक मैसिव गेम चेंजर होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इसे हमें देखना होगा कि ये प्रपोजल कहा जाता है। अगर ब्रिक्स करेंसी सक्सेसफुल हो जाती है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर कहूँगा कि इंडिया, चाइना, रशिया रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इन्हें स्ट्रॉन्ग होना ही होगा अगर इस करेंसी को इंपॉर्टेंस देनी है दुनिया भर में। तो द फ्यूचर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं ये बिल्कुल अपनी तरफ से ये बातें कहेंगे कि रशिया के साथ रिलेशंस रीवैल्यूएट करो, उनके साथ रिलेशंस तुम्हारे ख़राब हो रहे हैं। यूक्रेन को ये सब कहना सूट भी करता है, बट मुझे लगता है कि इंडिया अभी टाइम देगा रशिया रिलेशंस को। हम इतनी जल्दी रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं इन पर गिव अप नहीं करने वाले। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जो ये स्टेटमेंट है
कि सोवियत लेगेसी वाले जो रिलेशंस हैं इंडिया रशिया के, ये भाप बन के उड़ रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? इमोशनल होकर जवाब मत दीजिएगा, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, इवैल्यूएट करिएगा, उसके बाद लिखिएगा। और सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, हजारों लोग कमेंट करेंगे, हमें काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा कि आप कह लीजिए साइजेबल पूल ऑफ पीपल यहाँ पे क्या सोचता है इस इशू के बारे में। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के जो कोर्सेज के प्राइसेस हैं ये अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अभी कम प्राइसेस में परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो नाउ इज़ अ गुड टाइम। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का P2I UPSC कोर्स, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ देगा। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर, और यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं PD10 और सीधा प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 6,000 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिलता है, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू विल गेट फ्रॉम PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे, ये प्राइसेस 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं, तो 30 महीने की वैलिडिटी का जो ये कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेस एट द राइट टाइम। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। जो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने जो बात की है काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन की तरफ और अमेरिका की तरफ जाके क्या हासिल कर लिया है। मिसाल ही देख रहे वो ठीक ऐसे है कि भाई साहब इसमें बदमाशी जो करता है मेन चाइना है, और रशिया का जो झुकाव ज्यादातर चाइना की तरफ है ना, ये तो साफ पता है। और वो इनका जब इंडिया पर मुश्किल वक्त आया है तब उसका साथ किसने दिया? वो USSR अलग था, अब जो है वो अलग यार है। वो भी आज हिस्सा तो उसका ही है, चलो टूट गया लेकिन नाम तो वो रशिया का ही इस्तेमाल हो रहा है। पॉलिसियां चेंज होती रहती हैं। अच्छा, ये जंग जब स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन की, उस वक्त उन्होंने यूरोपियन यूनियन की बात मानी थी। उस वक्त इनको नरेंद्र मोदी याद क्यों नहीं आया? हिंदुस्तान गैलेक्सी को क्यों नहीं याद आया? उस वक्त तो मशवरे ही ले लेते कि ये बात आज देखो एक मर्तबा ये उस वक्त सोच रही थी, अब पहुंच के बिन बुलाए आगे हैं। इंडिया अचानक इंडिया पहुंच गया है, तो इंडिया को कह रहे हैं कि उनसे दोस्ती तोड़ दो। इंडिया के अंदर आके कह रहे हैं चाइना और रशिया की दोस्ती। अभी तक भी यूक्रेन जंग को रोकना नहीं चाहता है, वो तो सिर्फ इंडिया और रशिया का साथ उड़वाने आया है। बिल्कुल, ये बात जंग रोकना नहीं चाहता है। मकसद तो ये था कि ये कहते कि हमारी यूक्रेन और रशिया की जंग में कोई रास्ता बीच का निकालो जी, दोनों जिसमें कंट्री मान जाए, सुलह सफाई से मान जाए, ऐसा रास्ता निकालो। बजाय इसके वो तो कह रहे हैं कि चाइना, देखो चाइना कितना अच्छा दोस्त है। ये तो भाई साहब सीधी सीधी USA की जुबान बोल रहा था। हकीकत में जो चाहता ही है कि समझो कि उसका पैगाम लेके आए हैं, रशिया और चाइना से दूर हो जाओ, ये खतरनाक है तुम्हारे लिए। सिर्फ और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही आपके साथ खड़ी हो। जो दुनिया की तबाही कराते हैं वो अच्छे हैं, और जो उस कंट्री को आके ये मशवरा दे रहे हैं जो हर वक्त ही न्यूट्रल रहते हैं। इंडिया की चाइना पे जमी है भाई सारी। इंडिया की ना फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी जी, लेकिन तब तक मैं स्ट्रांग नहीं मानूंगा जब तक इंडिया चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं कर लेते। अगर चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो गए तो फिर लगेगी अमेरिका की वाट लग जानी भाई साहब। फिर अमेरिका ये होने नहीं देगा। तो इसलिए ये प्यादा भेजा है। हाँ जी, ये अमेरिका नहीं भेजा हुआ भाई। ये मिलिट्री के हिसाब से देख लो, रशिया तगड़ा है, चाइना तगड़ा है, इंडिया तगड़ा है। हाँ, तो ये एक पावर जब बनेगी, ये एशिया में पावर आने ही नहीं देना चाहते। आज भी ये देख रहे डिवाइड एंड रूल। अमेरिका से होने देगा। शुरू से लेकर तो पहले इंग्लैंड वालों ने क्या किया सारी उम्र से, कितने साल भाई। आज अमेरिका भी वही कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है यार एशिया के खित्ते में जो सुपर पावर बन रहे हैं ना, जापान है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, अफगानिस्तान को नहीं पहुंचाया, म्यांमार को नहीं पहुंचाया, हर जगह मार नहीं खाई। अब ये चाहते हैं कि इंडिया को क्यों नहीं चाहते जैसे लगाते, इसीलिए कि इस कंट्री को तो हाथ रखा हुआ है, अच्छे तलकात रखे हुए इंडिया के साथ चाइना की वजह से। चाइना की खातिर ये एक पैगाम लेके आ गया कि रशिया देखो क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, लड़वाना चाहते हैं इंडिया रशिया को। बाकी भाई मैं तो यही बोलूंगा कि आप ना वो अपने यूथ का फायदा भी सोचना चाहिए कि लंबी सोच अगर रखे ना तो आखिरकार दुश्मन कौन है भाई साहब? अमेरिका भाई सारी दुनिया का। जिस तरह इकोनॉमी पे इंडिया ने लंबी नजर रखी 2047 तक, इस तरह उस तरह नजर रखी। अगर चाइना के साथ कुछ करेंगे या रशिया से
फिर इकोनॉमी में नुकसान भी हो सकता है। भाई मैं तो यही फिर इस कहूंगा, खित्ते में अमेरिका लड़ाई चाहता है। अब वो मैं तो चाहता भाई है सारा साहब कुछ। जो ना चीज है, मेन चीज जो ये है कि भाई ब्रिक्स करेंसी शुरू करें। हाँ और डॉलर की वैल्यू ये कम हो। डॉलर की वैल्यू कम है, इसका ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चाइना को फायदा होना है। सारे मुल्कों 5 को ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की भी होने वाली है, बिल्कुल। उसको भी तो फायदा होने वाला ही है ना। क्यों नहीं? कि जितना ज्यादा ट्रेड, जितनी ज्यादा इंपोर्ट करता है वो डॉलर की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, वो अपनी करेंसी होगी, बिल्कुल। उसमें कुछ ना कुछ तो ये इंडिया का भाई तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं, किसी से लड़ना ही नहीं, हाँ। चुप करके ये अपना काम शुरू कर वो दो। ऐसा ही है कि घर बैठे अमेरिका के हाथ काट देने हैं। बिल्कुल वाट लग जानी है। डॉलर की कीमत ही नहीं करे भाई। थोड़ा सा चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात कर ले, रशिया के साथ तो पहले ही अच्छी है, इसराइल के साथ भी इंडिया की अच्छी है, सभी कंट्रियों के साथ अच्छी है इंडिया की। आस-पास के साथ। सिर्फ चाइना के साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ा ले, करना अपने अपनी मर्जी से, हम तो सिर्फ मशवरे ही कर रहे हैं। इस खित्ते में और इकोनॉमी आपकी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी, अमेरिका का मुंह तो टूट जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कल को अगर ब्रिक्स बनती है तो अमेरिका जो है वो सैंक्शन लगाना ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये अमेरिका तो भाई है। इस गेम का वो ना ये तो करेगा भाई। वो करेंसी उस बंद वक्त नहीं इंडिया उसे याद नहीं रहेगा अमेरिका को, उस वक्त वो हाँ, सैंक्शन वो होता है। कहते हैं ना कि किसी को देखना हो, किसी की दोस्ती देखनी हो तो बुरे टाइम में देख हाँ जी। तो जो अमेरिका है ना भाई साहब, बुरे टाइम में यूएसएसआर और रशिया ने आज तक देख ले वीटो की पावर इस्तेमाल रशिया की इंडिया को ऐसे इस्तेमाल होती रही है जैसे ये अपनी इनकी है। तीन ऐसी कंट्री है जिनको उभरती हुई इस तरह आज इंडिया कर रहे हैं कोशिश, जिसमें जापान है, जिसमें लीबिया है, जिसमें रशिया है। तीनों कंट्री को किसने नुकसान पहुंचाया है? एक वक्त था जब वो लीबिया का कर्नल गद्दाफी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, तो तरक्की क्यों नहीं कर रहा था? वो उसके पास तेल था और वो डॉलर में नहीं बेच रहा था। तो भाई वो ही बात है ना। तो जापान की तरह जापान को भी क्यों मारा था? हाँ। अमेरिका है ही इस तरह का। भाई वो तो चाहता है बाकी भाई कमजोर अच्छी है। बात है अगर इंडिया जो है वो ब्रिक्स को ना छोड़े, हाँ। कंबल करे। बेशक चाइना का दबदबा होगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी ज्यादा है इसमें, लेकिन ये भी तो देखेंगे दूसरे नंबर तो फिर भी इंडिया की बनती है। तो अगर डॉलर में देखेंगे तो फिर भी उधर जो है वो अभी कई करेंसियां तगड़ी हैं भाई साहब, यूरो तगड़ी है, पाउंड तगड़े हैं, कई और भी करेंसी हैं जो ज्यादा पावरफुल है। वो ब्रिक्स जो अगर बन जाएगी तो ये डॉलर के मुकाबले में बन जाएगी, अच्छा बारह इसको टक्कर दे सकती है। ये मैसेज क्या लेके उससे जाएंगे? भाई साहब ये जो अफ्रीका वाले कंट्रियों को भी फायदा जाना, ब्राजील को भी फायदा होगा, ये रशिया, ये चाइना, काफी मुल्कों को फायदा होना है तो भाई। ये एक सारे सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होना है, यकीन माने। चाइना क्योंकि के साथ ताल्लुकात आज भी- अच्छे होने हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, जंग वाला तो खतरा माहौल ही टल जाना है। बिल्कुल। और भाई आज भी इंडिया की जो करेंसी जो है ना, क्योंकि इंपोर्ट आज भी ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो भाई बजाय डॉलर के वो अपनी करेंसी होगी तो वो और ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से भाई साहब अगर और आज को पावरफुल बना लेंगे ना तो चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करके वो ज्यादा फायदा आने वाले कई सालों तक। नहीं तो भाई साहब आज अगर आपके आज आप एक तो जब आप मुकम्मल तौर पे अमेरिका की तरफ जाओगे तो ऑटोमेटिक रशिया आपके खिलाफ हो जाएगा। वही रशिया और तो रशिया में के मामले में सबसे ज्यादा तगड़ा है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसी भाई बात ये है। इनको ज्यादा सोचना चाहिए। मैं तो अब भी कहूंगा जो तारक कह रहा है कि रशिया चाइना के साथ भी रशिया के साथ रिलेशन तारक तो कर रहे हैं यार, चाइना से कर ही रहे हैं। यूक्रेन से ना कोई मामला है ना तिजारत। यूक्रेन से ना कोई आज फायदा है, ना कोई फ्यूचर में। पहले भी कोई फायदा नहीं था यूक्रेन से। रशिया से ये आज तो भी एक फायदा है। भाई ये अमेरिका का एक मोहरा है जो आपकी तरफ भेजा गया है। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।